ये नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो नए चैप्टर में देख सकते हैं आप जो पहला फोटो दिया वाटसन एंड क्रिक का, तो देखते जाएंगे जहाँ जहाँ जेनेटिक्स में इनका नाम आएगा वहाँ वहाँ नोट करते जाएंगे। कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था डीएनए का, फिर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने। तो कुछ चीज़ें, बाकी और भी चीज़ें जो मेंशन्ड हैं एनसीईआरटी में, तो याद रखते चलेंगे। अब यहाँ जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो सेलेक्ट किए थे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो एक चीज़ और याद रखेंगे, जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होता है पी में वो भी 7 ही होता है। ठीक, तो 7 लिंकेज ग्रुप भी होता है, 7 उन्होंने कैरेक्टर भी चूज़ किए थे। सबसे पहला देख सकते हैं शीड शेप, जिसमें डोमिनेंट है राउंड और जो रिसेसिव है रिंकल। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है, सीड शेप, शीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। इसमें एक्सियल टर्मिनल, टॉल ड्रॉर्फ, ठीक है, ग्रीन येलो, तो ये सब एकदम चीज़ें याद रखनी है, पूछा जाता है। अब यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल दिया हुआ है डायग्राम के साथ। देख सकते हैं एक टॉल प्लांट लेंगे, एक डॉर्फ प्लांट लेंगे, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में देख सकते हैं पूरा टॉल मिलेगा। ठीक, ये कैसे हुआ है, तो सिंपल सा वही चीज़ है, टी को हम लोग क्रॉस किए हैं टी से। ठीक, तो यहाँ हमको मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो इसका देख सकते हैं दोनों टॉल एक्स जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो एक्सप्रेस होता है, जानते ही होंगे। उसके बाद जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएंगे F1 जनरेशन की, अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ सेल्फिंग कराएंगे तो 4 प्लांट मिलेगा, जिसमें से ये आपका टी हो गया, टी हो गया, टी हो गया और ये स्मॉल टी हो गया। ठीक, तो ये डॉर्फ और 3 टॉल। फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक क्या होता है, फिनोटिपिक जो दिख रहा है, जीनोटिपिक जो इसका जेनेटिक है। तो जेनेटिक में देख सकते हैं एक तो टीटी टाइप का है, 2 टीटी टाइप का है और एक आपका स्मॉल टीटी टाइप का है, तो ये तो जीनोटाइप हो गया। ठीक, और फिनोटाइप अगर देखेंगे तो फिनोटाइप जो बाहर से दिख रहा है, बाहर से 3 टॉल दिख रहा है, एक डॉर्फ दिख रहा है, तो 3:1 हो गया फिनोटाइप। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम टू सेम प्रोसीजर से, जैसा मैंने बताया पिछले डायग्राम में वैसे एक्सप्लेन किया है एकदम। ठीक, टीटी बना के टीटी, ठीक, फिर सेल्फिंग कराया गया। फिर लास्ट में देख सकते हैं जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है। F1 जनरेशन, F1 जो क्रॉसिंग है उसका जरूर पूछा जाता है। फिर ये आप डायग्राम देख सकते हैं, टेस्ट क्रॉस का डायग्राम दिया हुआ है। तो टेस्ट क्रॉस का एक यूज़ होता है, वो याद रखना है, पूछा जाता है। पहली बार टेस्ट क्रॉस के बारे में पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे यूज़ को जरूर पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस का जो यूज़ है वो होमोजाइगस प्लांट लिया गया है कि हेट्रोजाइगस प्लांट लिया गया है, जिसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं किससे, होमोजाइगस रिसेसिव से। यानी कि देख सकते हैं ये होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, तो जैसा रिजल्ट आएगा, अगर हेट्रोजाइगस तो रिजल्ट आप देख सकते हैं हाफ आपका जो फ्लावर होगा वो सेम कलर का होगा और हाफ आपका फ्लावर जो होगा वो डिफरेंट कलर का होगा। ठीक, तो इसको आप समझ जाएंगे कि हेट्रोजाइगस प्लांट लिया गया था। फिर अगर पूरा सारा फ्लावर अगर सेम कलर का है तो समझ जाएंगे कि आपका होमोजाइगस फ्लावर लिया गया था, जिससे डोमिनेंट कैरेक्टर। तो जो टेस्ट क्रॉस है इसका यूज़ क्या है, तो टेस्ट क्रॉस का यूज़ ये है कि जो भी प्लांट या फ्लावर लिया गया है होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराने के लिए वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, ये पता करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला एग्जांपल दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इसमें कलर ब्लेंडिंग होती है। तो जैसे रेड को वाइट के साथ कलर कराएंगे, मतलब क्रॉस अगर कराएंगे तो एक पिंक कलर का भी मिलता है, एक ही मिलता है या 2 मिल सकता है। ठीक, तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पिंक कलर जो मैशअप होता है दोनों कलर का वो जरूर आता है। इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये किसका एक्सेप्शन है, ये डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। तो देख सकते हैं, और आपको ये चार्ट एकदम याद रखना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेरेंट या फादर आपका ए ब्लड ग्रुप के हैं, उसका शादी हो गया किसी ऐसे से जो कि बी ब्लड ग्रुप की फीमेल है, दोनों के बच्चों में सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किस ब्लड ग्रुप की, तो ये सब जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर दोनों ए के हैं तो ब्लड ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए ही होगा। ठीक, फिर दोनों अगर ए बी के हैं तो ऑफस्प्रिंग का ए बी हो सकता है। जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ओ कब आता है, तो सब याद रखना है। अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया, डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 2 कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर है राउंड और रिंकल का कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है येलो और ग्रीन का कैरेक्टर। ठीक, तो कलर का कैरेक्टर और रिंकल जो शेप है उसका कैरेक्टर है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डाई हाइब्रिड का जो रेशियो आता है फिनोटिपिक रेशियो,
ये 9:3:3:1, ठीक। तो यही पूछा जाता है डाईहाइब्रिड का रेशियो, मोनोहाइब्रिड का रेशियो, तो याद रखना है, बाकी याद तो। और यहाँ पे एक डायग्राम दिया है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिस पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो मेल या फीमेल होती हैं इसमें से लार्ज साइज का कौन होता है। तो याद देख सकते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ मेंशन किया गया, अंदर मेंशन भी है कि जो फीमेल होती है वो लार्जर देन मेल होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बात। अब यहाँ पे एक लिंकेज का एक्सपेरिमेंट दिया गया जो मॉर्गन के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो इसमें देख सकते हैं जब येलो और वाइट जीन जो कि डीएनए पे इतने पास पास प्रेजेंट है, इनको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं एक वाइल्ड टाइप के जीन से, ठीक। तो हम लोग को जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है फर्स्ट जनरेशन में, उसमें देख सकते हैं जो रिकॉम्बिनेंट है वो केवल 1.3% का रिकॉम्बिनेंट आता है। तो ये परसेंटेज पूछा था रिकॉम्बिनेंट। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट याद रख लीजिए, पेरेंटल याद रख लीजिए, ठीक। देख सकते हैं जब येलो वाइट का वाइल्ड के साथ क्रॉस हुआ, येलो वाइट का वाइल्ड के साथ क्रॉस हुआ तो रिकॉम्बिनेंट आता है 1.3%, ठीक। और दूसरी तरफ देख सकते हैं जब वाइट मिनिएचर का क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो दोनों में देख सकते हैं वाइट जीन कॉमन है, ठीक। यहाँ पे येलो है और यहाँ पे दूसरा कोई मिनिएचर साइज की जीन ले ली है, ठीक। मिनिएचर का वाइल्ड टाइप से क्रॉस करा रहे हैं, तो इस बार जो रिकॉम्बिनेंट आ रहा है वो 37% आ रहा है, 37.2%। तो परसेंटेज पूछा जाता है मॉर्गन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया था, ठीक। तो वाइट मिनिएचर का क्रॉस किसके साथ, वाइल्ड के साथ, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज 37.2। और येलो वाइट का क्रॉस वाइल्ड के साथ रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज 1.3। तो याद रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं जो दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक। तो इसमें याद रखना है जो हनी बी में जो मेल प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है बिना किसी गैमिट फ्यूज़न के फीमेल से, ठीक। तो इसको हम लोग कर सकते हैं पार्थेनोकार्पिक जो चीज़ें होती हैं वो उसमें भी आ सकता है ये, ठीक। एपोमिक्सिस जिसको कहते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जब फीमेल प्रोड्यूस होती है तो फीमेल आपका 32 क्रोमोसोम के साथ प्रोड्यूस होती है और ये मेल और फीमेल के जाइगोट मिक्सिंग से यानी कि सिंगैमी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीज़। फीमेल का कब हो रहा है, जब 16 क्रोमोसोम फीमेल का आ रहा है और 16 क्रोमोसोम मेल का आ रहा है, तब फीमेल 32 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। और जो मेल है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो मेल का कोई भी फादर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। मेल का कोई फादर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। बाकी इस पे तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं जो सिंपल्स होते हैं, आते हैं आपको यूज़ में किसी भी पेडिग्री चार्ट को एनालिसिस करते दौरान। तो इस सिंबल में देख सकते हैं पहला स्क्वायर बॉक्स पेंटेड मेल, सर्कल पेंटेड फीमेल, ठीक। जो क्या कहते हैं, स्क्वायर को हम लोग रोटेट कर देते हैं किसी रोम्बस शेप में और पेंटेड तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं रेड कलर में पेंटेड है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक। अगर फीमेल और मेल के बीच लाइन है, ठीक, तो मेटिंग का दर्शाता है। अगर डबल लाइन है इसका मतलब वेरी क्लोज में मेटिंग हो रहा है, ठीक, वेरी क्लोज रिलेशंस में मेटिंग हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा देख सकते हैं जो इस तरीके से लाइनें दिखाई गई है कि दो और पेंटेड बॉक्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ऑफ स्प्रिंग है इन दोनों के, ठीक। यहाँ देख सकते हैं दोनों से फिर अगर ये दिखाया गया दो पेरेंट्स मिल रहे हैं और फिर बाद में रेड कलर का आ रहा है यानी कि अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी पेंटेड बॉक्स के अंदर 5 या 6 जो भी नंबर लिखा था इसका मतलब 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं। ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक ही में लिख दिया 5, तो अलग अलग भी दिखाया जाता है, अलग अलग बॉक्स बना के भी। फिर अगला एग्जाम्पल आता है कैसे आपका नॉर्मल आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, आपका ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक। फिर देख सकते हैं जो GAG होता है, ठीक, ये हम लोग ट्रांसक्राइब करेंगे तो CTC बनेगा, ठीक। तो ये तो सबको पता है, लेकिन GAG अगर प्रोड्यूस करेगा आगे तो ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक, जिससे हम लोग का नॉर्मल HbA जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन के साथ जो प्रोड्यूस होता है इसका स्ट्रैंड, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं HbA, ठीक। तो इस केस में जो RBC होगा वो तो बाइकॉन्वेक्स से भी प्रोड्यूस होगा, ठीक। फिर दूसरा देख सकते बाइकॉनकेव से, सॉरी। फिर देख सकते हैं दूसरा में जब GA के जगह T आ जाता है तो GTG हो गया, ठीक। तो GUG जो ट्रांसक्राइब होगा जब इसका तो GUG बन जाता है, T के जगह क्या आता है U आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जब U आ गया
तो इसको हम लोग वैलिन कहते हैं। जब ये वैलिन बन जाता है तो HBS, जिसको हम लोग अफेक्टेड हीमोग्लोबिन या अफेक्टेड WBC कहेंगे। जब ये HBS की कंडीशन आती है तो जो बाइकॉनकेव शेप्ड RBC है वो सिकल शेप में देख सकते हैं, सिकल शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ग्लूटामिक एसिड सिकल शेप और नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड आपका नॉर्मल में और जो वैलिन है वो आपका सिकल शेप में। अब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल दिया है तो देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी बताया हुआ है। देख सकते हैं बेबी का ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, ठीक, बिग एंड रिंकल टंग होगा, ठीक है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज पहले से प्रेजेंट होगी, फ्लैट हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड, पीछे से जो हेड होगा वो फ्लैट होगा, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ठीक है, तो फिंगर टिप्स पे कई ज़्यादा लूप्स होंगे, ठीक, पाम क्रीज, एक सेंट्रल पाम क्रीज भी प्रेजेंट होगी, ठीक, तो याद रखेंगे ये सब कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ भी है। और यहाँ देख सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिया हुआ है, तो इसमें इस पार्ट को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया आपका पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट का लिंकेज, ठीक, फॉस्फोरिक एसिड का लिंकेज या फॉस्फेट लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं थर्ड एंड पे आपका OH फ्री होता है, 5 एंड पे आपका फॉस्फेट फ्री होता है, ठीक, तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। फिर देख सकते हैं इसके बीच 1, 2 और 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 है, ठीक, और एक आपका क्या है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, वो केवल एक तरफ से लगा है, तो इसमें फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हो गया वो, ठीक है। तो इस तरीके याद रखें, अगर ये डबल चेन होता मतलब एक चेन ये और ऐसी चेन इधर होती, तो अगर पूछता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कितने हैं, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हमेशा 2 होंगे, एक इधर वाला, और जब ये वाली चेन रखेंगे इस तरीके से, ठीक, तो जो यहाँ प्रेजेंट होगा वो वाला एक फॉस्फो, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हमेशा एक चेन में 2 होते हैं, और टोटल बॉन्ड में से अगर 2 माइनस कर दें तो हम लोग को मिल जाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद रखेंगे ये चीज़ें। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कितने हैं, तो 2 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हैं केवल, और डाइस्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाइस्टर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी जा सकती है, तो देख सकते हैं G और C के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और A और T के बीच हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये भी सब पूछा जाता है। थर्ड इंट पे OH फ्री, फिफ्थ इंट पे फॉस्फेट फ्री, ठीक। फिर अगले डायग्राम में जैसे DNA का डायग्राम है, तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, ठीक, एक पूरे लूप की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम की, तो ये सब डाटा याद रखना है। 2 बेस पेयर के बीच जो 2 बेस पेयर नहीं, जो भी वो आता है क्या कहते हैं, जो पेंटोस शुगर है उसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, 2 पेंटोस शुगर के बीच की दूरी, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हैं हिस्टोन ऑक्टामर का डायग्राम, तो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ही DNA सर्कुलरी स्क्वाइल्ड रहता है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक, देख सकते हैं हिस्टोन में एक जो बाउंड्री होती है जिसपे सारे आके लास्ट में जुड़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं H1 हिस्टोन, इसके अंदर H2A, H3, H2B और H4 प्रेजेंट होता है, ठीक, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, तो इसका DNA और ये DNA, तो इसका लेवलिंग पूछा गया है, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे अगला आपका एक्सपेरिमेंट है हरारसी और चेजिस वाला एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग अनइक्विवोकल प्रूफ भी कहते हैं फॉर DNA रेप्लिकेशन, ठीक है, तो अनइक्विवोकल प्रूफ भी इसी के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं। इसमें एक बैक्टीरियोफेज लिया जाता है, बैक्टीरियोफेज में देख सकते हैं जो इसका जो कैप्सिड बना रहा है वो सल्फ़र बनाता है, तो इसमें रेडियो एक्टिव सल्फ़र डाल देते हैं, जो DNA बनाता है उसमें हम लोग वो फॉस्फेट बनाता है, तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट डाल देते हैं, ठीक। फिर बाद में देखते हैं जब इन्फेक्ट हो जाता है तो जो वायरस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिसकी वजह से पता चल गया कि क्या कहते हैं DNA एक्ट एज ए रेप्लिकेशन या DNA ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। फिर अगला एक्सपेरिमेंट ये वाला डायग्राम देख सकते हैं जो वॉटसन और क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था, देख सकते हैं एक DNA का स्ट्रैंड 2 भाग में पहले तो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर दोनों के अराउंड अलग अलग न्यू DNA स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक, इसको हम लोग वॉटसन एंड क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, तो याद रखेंगे ये। अब अगला क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपका दिया था मेसेल्सन और स्टेल्स ने, यहाँ देख सकते हैं मेसेल्सन और स्टेल्स ने दिया था, ठीक। फिर इन्होंने क्या यूज़ किया था, सीजियम क्लोराइड एज ए डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ किया था, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे।
सीजियम क्लोराइड एक्ट एज ए क्या कहते हैं जो डेंसिटी ग्रेडियंट की तरह इन्होंने यूज़ किया था। फिर देख सकते हैं N50 DNA लिया था जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। पहले तो ये चीज़ याद रखें, जो DNA लिया था इन्होंने N15 का, वो नॉन रेडियो एक्टिव था। फिर उसको N14 के मीडियम में ग्रो किया तो देखा क्या कहते हैं हर बार जो N14 और N15 का मिक्स वाला था वो हमेशा 2 कांस्टेंट बना रहा, न्यू नए बनते गए N14 के। तो इसको देख सकते हैं शुरुआती में N15 था, ठीक, फिर N15 आया, थोड़ा ऊपर आ गया, फिर N14 का कांस्टेंट रहा, फिर N14 आगे बनता चला गया, ठीक है। तो ये सब कैसे हम लोग देखे थे, तो ये सेपरेशन ऑफ DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब इसको सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते हैं, उसी सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये चीज़ों ने इन्होंने यूज़ की थी सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। जो फ्लूइड यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए, वो कौन सा था, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl। तो याद रखेंगे, ये याद रखेंगे सीजियम क्लोराइड। फिर N15 को N14 के मीडियम में किया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और कोई रेडियो एक्टिव चीज़ें इन्होंने यूज़ नहीं की थी। और यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हैं DNA रेप्लिकेशन का। तो हमेशा याद रखेंगे जो न्यू DNA बनता है वो 5 to 3 इंड बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 5 to 3 इंड ही हमेशा न्यू DNA बनता है, ठीक है। mRNA भी बनेगा तो भी 5 to 3 इंड ही बनेगा, ठीक, वो बनता है। दूसरे को कोड करता है वो बात अलग है, वो कैसे बनता है, वो 5 to 3 इंड बनता है, ठीक है। अब इसमें डायग्राम में पूछा जा चुका है डायग्राम भी, ठीक है। तो देख सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ जो आता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आता है, बाहर से अंदर की तरफ कंटिन्यूअस फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर आपको याद है बाहर से अंदर की तरफ कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो इसको 5-3 मेंशन कर दिए, यानी कि ये क्या होगा, 3-5 होगा। अगर ये 3-5 है तो ये 3-5 इस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर ये 3-5 इस तरह से हो गया तो 5-3 इस तरह से हो गया। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे तो पूरा बना देंगे, ठीक है। इसका देख सकते हैं, इसको जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं, अंदर पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो अंदर से बाहर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, बाहर से अंदर कंटिन्यूअस। अब देख सकते हैं फिर अगला आता है आपका mRNA सिंथेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन भी। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले होता है प्रमोटर, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट या जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और फिर टर्मिनेट। सर यहाँ से शुरू होता है फिर यहाँ टर्मिनेट कर जाता है प्रोसेस, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड का अगर हमको कोड करना है तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को अगर कोड करेंगे तो कोडिंग स्ट्रैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखें कोडिंग स्ट्रैंड डजंट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। टेम्पलेट स्टैंड की अपोजिट कोडिंग करेंगे, 5 से 6 बनाएंगे, और ये एग्जैक्ट 5 से 6 किससे मैच कर जाएगा, कोडिंग स्टैंड से, ठीक है। तो याद हो गया ये। अब यहाँ पे इनिशिएशन के लिए याद रखेंगे सिग्मा फैक्टर आता है, ठीक है। इस सिग्मा फैक्टर आपको आगे इनिशिएशन आपका कराता जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। ये देख सकते हैं इतना बड़ा चेन आ गया। फिर जो टर्मिनेशन के लिए होता है रो फैक्टर आता है, ठीक। रो फैक्टर के यहाँ टर्मिनेट करके आपका mRNA जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक्स में देख सकते हैं जो सिग्मा फैक्टर भी आता है और रो फैक्टर भी आता है प्रोकैरियोट्स। अब अगला डायग्राम दिया यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में एक चीज़ याद रखेंगे, जो इनिशिएशन कराता है, इनिशिएशन आपका होता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर से, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर से आपका इनिशिएशन होता है, ठीक। और टर्मिनेशन ये खुद सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेता है कहाँ हमको टर्मिनेट करना, वहाँ टर्मिनेट कर जाता है, ठीक। इसके बाद जो सीधे mRNA बनेगा वो टोटल सीधे mRNA नहीं बनता है इसमें, ठीक है। उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर होगी इसकी स्प्लाइसिंग, और सारे एक्सॉन को एक साथ जोड़ के, ठीक है, इसमें कैपिंग और टेलिंग कर देंगे। तो जो टेलिंग होता है सबसे पहले 7 मिथाइल गोनोसिन का देख सकते हैं, 7 मिथाइल गोनोसिन की यहाँ एक कैपिंग हो जाएगी, ठीक, अंदर पढ़ सकते हैं बाद में। और एडेनिलिक एसिड का 200 से 3 चेन पॉलीमेरिक चेन एडेनिलिक एसिड का टेलिंग कर देंगे। तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें। अब ये डायग्राम आप जितना बार पढ़ेंगे आपको उतना बार चीज़ें याद होती जाएंगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स में अच्छे से पूछा हुआ है, नीट में 1-2 ही बार आया है। जितना आप इसको याद कर लेंगे उतना अच्छा है। कुछ चीज़ें याद भी हो जाती हैं, जैसे यू सी, ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे ग्लूटामिक एसिड का भी याद ही हो गया होगा, जैसे GUG, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इंड्यूस्ड लैक ओपेरॉन का यहाँ पे फंक्शन जो डायग्राम दिया हो वो डायग्राम देख सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जो आई जीन होता है वो रिप्रेसर को हमेशा कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करता रहता है, जो जाके ओ पे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से फर्दर कोडिंग नहीं होती है तो कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होता है।
जब देख सकते हैं जब लैक्टोज आता है जिसको हम लोग एलोलैक्टोज कहते हैं, तो एलोलैक्टोज जब आएगा तो जो रिप्रेसर जो बाइंड करने जा रहा था ओ से, वो जाके एलोलैक्टोज से कर जाएगा। अब फर्दर ये सब चीज़ें क्लासीफाई हो जाएंगी। जेड से क्या होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से आपका प्रोड्यूस होता है परमिएज, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, अब जो लैक्टोज होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, और बाकी का ये परमिएज उसका परमिलिटी बढ़ाता ताकि और अंदर आ जाए लैक्टोज जो होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। सिंपल सा डायग्राम पूछ सकता है, जेड से क्या होने वाला, वाई से क्या होने वाला, ए से क्या होने वाला, तो यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से देख से। ठीक है, तो अब पहले आपको दे देगा एक सी जिसको कह देगा कि ये क्रिमिनल है। ठीक है, फिर आपको 2-3 स्टैंड देगा ए बी सी डी, और भी 2 दे सकता है 4 ऑप्शन में। ठीक है, फिर कहेगा कौन क्रिमिनल है। ठीक है, आपको 4 जो आइडेंटिफाई करना है उसमें से कौन क्रिमिनल है। देख सकते हैं इसके जो पैरेलल अगर सारे मैच कर जाएंगे, जैसे देख सकते हैं बी मैच कर रहा है एकदम जस्ट टू जस्ट। ठीक है, ए का भी कुछ मैच कर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, सारे मैच करने चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं सारा डीएनए मैच कर गया, बी आपका जो है वही किलर है या वही क्या कहते हैं कल्प्रिट है, इसको आइडेंटिफाई करना था। अब नेक्स्ट डायग्राम आता है इवोल्यूशन में, जो मिलर्स का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं क्या पूछता है, इसकी टेम्परेचर कितनी, टेम्परेचर लिया गया था 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर इसका रेशियो पूछ सकता है, तो 2:1:2 के फॉर्म में था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, फिर वाटर इनलेट आउटलेट, इसमें स्पार्किंग भी प्रेजेंट इन्होंने किया था, तो ये सब चीज़ याद रखेंगे। वाटर वेपर भी प्रेजेंट था। ठीक, तो इसे और ये क्या प्रूव किया था, ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव किया था, क्या कहते हैं, प्रूव द ए बायोजेनेसिस को इसने प्रूव किया था। ठीक, अब यहाँ पे केवल एक इम्पॉर्टेंट टेरानोसॉरस रेक्स का इम्पॉर्टेंट है, और इसका भी आपको याद रख सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं, और देख सकते हैं हॉर्न से कई बार टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। टेरानोसॉरस रेक्स के बारे में आगे दिया हुआ भी है कि इसकी हाइट कितनी थी और क्या था, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे होमोलॉगस ऑर्गन्स का कुछ एग्जांपल दिया, जैसे देख सकते हैं थॉर्न्स ऑफ बाउगनविला और क्या कहते हैं टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, दोनों स्टेम का ओरिजिनेशन है। ठीक, स्टेम का मॉडिफिकेशन है दोनों। ठीक है, फिर देख सकते हैं जो लेग्स और हैंड्स हैं चीता, मैन, वेल और बैट्स के, वो दोनों ओरिजिन सेम है, भले फंक्शन डिफरेंट है। ठीक, सब में हड्डियाँ प्रेजेंट है और फंक्शन डिफरेंट है। यूज़ में ये यूज़ करता है, इसे दौड़ता है ये। ठीक, इसे स्विमिंग करती है और इसे उड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल होगी। अगला एग्जाम्पल दिया जो आपका क्या कहते हैं मैनलिज्म का दिया हुआ एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म का। तो देख सकते हैं कि इसमें आपका जो डायग्राम में दिखाया गया है ये सेम टू सेम नेचुरल सिलेक्शन को दिखाया गया है, बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे अगला एग्जांपल आपका दिया हुआ है गैलोपेगस आइसलैंड में जो डार्विन फिंचेस जो पाई जाती हैं उनका अलग अलग बीक्स है। तो अलग अलग बीक्स क्यों हैं, ताकि अलग अलग फॉलोइंग फैक्टर यानी खाने का अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट किए ताकि सब सर्वाइव कर जाएं। अगर सब मिलकर एक ही खाना खाएंगे तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें खा के अलग अलग जितने भी हैं प्रजातियाँ वो अलग अलग सर्वाइव कर जाती हैं। ये किसका एग्जांपल है, तो आपका 2 में एग्जांपल आता है। पहला तो एडाप्टिव रेडिएशन में भी, और आपका जो क्या कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन में पहला एग्जांपल आता है, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन में भी एग्जांपल आता है इसका। ठीक, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें नाम तो याद है, जैसे प्लेसेंटल मैमल अगर मोल देगा तो आपको मार्सूपियल मोल टिक करना होगा। एंटीटर का न्यूम्बेट हो जाता है, कुछ कुछ जो याद करने हैं, बाकी सब तो सिंपल है। एंटीटर का न्यूम्बेट हो गया, माउस का मार्सूपियल माउस तो याद हो गया, लीमर का स्पॉटेड कस्कस। ठीक, तो याद रखेंगे लीमर से स्पॉटेड कस्कस। ठीक, लीमर का पूंछ देख सकते हैं स्पॉटेड ही टाइप का, स्पॉटेड कस्कस। ठीक, फ्लाइंग स्क्वायरल का फ्लाइंग फैलेंजर, दोनों सिमिलर याद हो गया। फिर बॉब कैट का टास्मानियन टाइगर कैट। ठीक, वुल्फ का टास्मानियन वुल्फ। तो ये सब चीज़ें याद कर रखना है, कस्कस और नुम्बेट यही भूलता है। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो मोर लाइकली सेम है एज अ ह्यूमन एडल्ट स्कल। ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम में यही बताया गया है। ठीक,